को ध्यान से। तो भाई ज्योमेट्री पढ़ने के लिए ना सबसे पहले हम बता ही चुके हैं, हम लोग कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे। इवन हम लोग जब क्लास 9 में भी जब पढ़ते थे तो सबसे पहला क्लास 9 का थ्योरम था मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम स्टार्ट करने से पहले कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी अगर आ गया तो भैया थ्योरम समझ आने लगेगा कि उसका प्रूफ क्या है। ज्योमेट्री का दिक्कत क्या है? ज्योमेट्री का दिक्कत है सिर्फ एक कि हमको समझ में ही नहीं आता है जब स्टेटमेंट देता है किसी थ्योरम में, उसमें गिवन क्या है और उसमें आरटीपी क्या है। गिवन का मतलब होता है जो क्वेश्चन में दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। आरटीपी का मतलब होता है हमको प्रूफ क्या करने दे रहा है, वो तुमको कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, याद करने चल जाते हैं। भैया याद करने का अगर दिक्कत का बात करें तो बुक में करीब 10 से 12 थ्योरम। अगर हम 12 थ्योरम में 4 को टिक, 4 तो बहुत ज्यादा बोलिए, 3 को टिक करके दे देंगे ना, एग्जाम में एक आ जाएगा। 5 नंबर का आता है, 2 5 नंबर का रहता है, एक आता है। 9 वाला लोग का भी, 10 वाला लोग का भी, 3 को टिक कर देंगे ना, एक एग्जाम में आ जाएगा। लेकिन वो तुम बना लेगा तो एप्लीकेशन थ्योरम का नहीं कर पाएगा। एप्लीकेशन का मतलब थ्योरम का रिलेटेड जो क्वेश्चंस आता है वो तुम नहीं कर पाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ थ्योरम या फिर राइडर, वो तुम नहीं कर पाएगा। और थ्योरम अगर तुम जाके खोल के देखेगा अपना बुक तो ज्योमेट्री लगभग 35 नंबर का आता है एग्जाम में। कितना मार्क्स का? 35। 35 में कहा आता है 5 नंबर का एक तो थ्योरम, 3 नंबर का एक तो राइडर, 5 नंबर का कंस्ट्रक्शन, 5 नंबर का कितना मार्क्स हुआ? 13 मतलब लगभग 15 से 20 नंबर थ्योरम का ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ही आता है। मतलब इवन राइडर भी हम यहाँ कैलकुलेट कर लिए हैं तो भी 2-2 मार्क्स का, 1-1 मार्क्स का एमसीक्यू क्लियर है ना। वो एक भी नहीं कर पाएगा थ्योरम अगर रट्टा मारेगा। समझ में आया? और उसका बाद क्या बोले थे, 9 से ही एक बात बोलते हैं, ज्योमेट्री सीखने का सिर्फ एक ही तरीका है, बस वो अगर इच्छा है तो सीख जाएगा। पिछला दिन भी बोले, और नहीं तो जिंदगी में नहीं सीखेगा। मान लेगा, सीख लेगा तो हम भाई सिखा ही देंगे, क्योंकि हर साल ही सबको सिखाते हैं, तो तुमको काहे नहीं सिखाएंगे? बोलो क्लियर है? तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे हैं, 15 से 20 मिनट लगेगा कॉन्ग्रुएंसी समझने में, और फिर हम लोग उसका बाद 2 थ्योरम कोशिश करेंगे और करें। क्लियर है? और तीसरा दिन संडे का दिन, इस सैटरडे का दिन इसी थ्योरम का एप्लीकेशन कर देंगे। और अगर देखेंगे छुट्टी बुट्टी होगा तो बीच में एक दिन पढ़ लेंगे, तब तो बहुत ज्यादा ही टान देंगे। देखो कॉन्ग्रुएंसी है क्या भैया? किसी भी 2 ट्राइंगल को, कॉन्ग्रुएंसी क्या भैया? किसी भी 2, खाली सुनो ध्यान से, कॉन्ग्रुएंसी क्या? किसी भी 2 ट्राइंगल का कंपेयर करने का एक तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। कि कॉन्ग्रुएंसी इज अ वे टू कंपेयर 2 ट्राइंगल्स। अगर हम बात बोलेंगे एक ट्राइंगल का कितना पार्ट्स होता है तो 6 पार्ट होता है, 1 2 3। इसका भी अगर बात करें 3 वर्टेक्स, इसको वर्टेक्स बोलते हैं, इसको बोलते हैं 3 ठो एंगल, और ये 3 ठो साइड। तो किसी भी ट्राइंगल का 3 साइड होता है और 3, तो ये 6 को हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल। पार्ट्स है, अंग है। जैसे हम लोग का बॉडी का अंग होता है ना, तो वैसे ही एक तो ट्राइंगल का 3 गो साइड होता है, 3 साइड होता है, और 3 नहीं, साइड 3 एंड एंगल्स, साइड 3, क्योंकि साइड में ही तो एंगल वर्टेक्स भी आ ही जाएगा। तो एक तो ट्राइंगल का केटो पार्ट होता है भैया, 3 साइड 3 एंगल, इसको हम लोग बोलते हैं 6 पार्ट्स ऑफ, पार्ट्स है, अंग है। तो भैया कॉन्ग्रुएंसी क्या है? किसी भी 2 ट्राइंगल को, किसी भी 2 ट्राइंगल को कंपेयर करने का एक तरीका है। उसमें से सबसे पहला एक को बोलते हैं एक्सियम। क्या है? कि अगर किसी ट्राइंगल का, सबसे पहला एक्सियम पढ़ने जा रहे हैं। एक्सियम का मतलब होता है कंडीशन। अगर किसी ट्राइंगल का ये वाला साइड इस साइड से इक्वल है, ये वाला साइड इस साइड से इक्वल है, और ये वाला साइड इस साइड से इक्वल है, मतलब इफ AC is equal to CF, AB is equal to CE and BC is equal to EF। तो अगर किसी ट्राइंगल का कोई भी 3 साइड अगर आपस में इक्वल है तो दोनों ट्राइंगल होगा कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का भैया मतलब क्या है समझाते हैं, यहीं से तो सिमिलैरिटी पढ़ाई चालू होगा। ट्राइंगल CE की ये वाला जो चीज होता है ये इक्वल का साइन है, और ये वाला जो साइन है ये सिमिलर का साइन है, और ये दोनों मिलके एक साथ कॉन्ग्रुएंट का साइन है। क्या है भैया? देख लो, इक्वल, ये वाला सिंबल सिमिलर, और दोनों मिलके एक साथ, ये वाला जो चीज है इसी को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर 2 ट्राइंगल का
आउट ऑफ द 6 पार्ट, केडो पार्ट है 6 पार्ट, 6 में से अगर कोई भी 3 पार्ट में अगर तीनों साइड अगर आपस में इक्वल होगा, मतलब दोनों ट्राइंगल क्या कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब वो दोनों ट्राइंगल का तीनों साइड तो इक्वल है ही है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के बाद तीनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा। बोलेगा क्या बोल रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा है, 1 सेकंड रुकेगा सब समझ आने लगे, खाली देख। और कॉन्ग्रुएंसी सिलेबस में नहीं है, कॉन्ग्रुएंसी लगेगा सारा थ्योरम प्रूफ करने में, लगभग 12-13 थ्योरम है, उसमें से कम मोस्ट ऑफ द थ्योरम 7-8 तो थ्योरम प्रूफ करने में कॉन्ग्रुएंसी का ही यूज होगा। कॉन्ग्रुएंसी समझ गए तो आधा ज्योमेट्री समझ जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी है क्या, किसी भी दो ट्राइंगल का अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं, अरे भैया कोई दो आदमी का रिजल्ट का कंपेयर नहीं होता है, लेकिन अगर हम करेंगे तो हम क्या बेसिस पे करेंगे, उसका मार्क्स मैच करेंगे। तो अगर हम कोई दो ट्राइंगल का कंपैरिजन कर रहे हैं और उसका आउट ऑफ द 6 पार्ट, केडो पार्ट है 6 पार्ट, 3 है एंगल, 3 को साइड, समझ में आ रहा है, वो 6 में से कोई भी 3 अगर इक्वल हो गया तो दोनों ट्राइंगल होता है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब दोनों ट्राइंगल इक्वल भी है और सिमिलर भी। इक्वल मतलब सेम टू सेम, सिमिलर मतलब एक जैसा। एक जैसा का काम मतलब होता है सिमिलर का, जैसे अगर हमको मान ले कि भैया एक तो बहुत बड़ा एक्रोपोलिस मॉल बनाना, तो लोग का डायरेक्ट ईटा जोड़ के बनाना चालू कर देता है और लोग उसको उसका एक तो मॉडल बनाता है, उसका एक तो तो जो मॉडल है, वो जो मॉडल है उसके साथ जो एक्चुअल स्ट्रक्चर बनेगा, दोनों आपस में क्या है, सिमिलर है, दोनों आपस में, क्योंकि एग्जैक्टली जैसा वो बनेगा हुबहू सेम वैसे ही वो भी बनेगा, बस दोनों का साइज में अंतर है। तो आई कैन नॉट से दे आर इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, दे आर सिमिलर। मेरे से मेरा पापा का फेस मिलता है तो पूरा का कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, मेरा जितना हाइट है, मेरा जितना स्किन का टोन है, मेरा जितना वेट है, 100% सेम टू सेम मेरा पापा का होगा। तो मेरे पापा के साथ हम सिमिलर हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते हैं। एगो छोटा सा मॉडल उससे बहुत बड़ा बिल्डिंग बना, मॉडल को देख देख के, तो मॉडल और बिल्डिंग एक दूसरे के साथ, हम लोग का सिमिलैरिटी भी है चैप्टर 18। कॉन्ग्रुएंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट कब होगा, जब दोनों इक्वल भी होगा और देखने में सिमिलर भी होगा। तो इक्वल भी है, सिमिलर भी है, तो दोनों जब एक साथ आता है तो उसको कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। जब दोनों एक साथ होता है तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल भी है। मतलब इक्वल का क्या है भैया, कि इसका अंदर तीनों जो साइड है, ये तीनों साइड का जितना लेंथ होगा, इसका 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 एग्जैक्टली इन तीनों का भी सेम है, बस ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसका जितना तीनों जोड़ के बाउंड्री होगा, बाउंड्री माने पेरीमीटर, इसका भी तीनों बाउंड्री जोड़ के, इसका अंदर जितना एरिया होगा, इसका जितना ये एंगल ये एंगल ये एंगल होगा, इसका भी ये तीनों एंगल, इसका जितना 3 तो हाइट होगा, एक तो ट्राइंगल का 3 हाइट होता है, ये वाला हाइट ये वाला हाइट ये वाला हाइट जितना होगा, इसका भी तीनों हाइट, मतलब भैया दो तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का हर चीज इक्वल होता है, हर चीज इक्वल होगा। और भैया दो ट्राइंगल का हर चीज इक्वल हो जाए तो ऑब्वियसली उस देखने में तो सिमिलर होगा ही, देखने में तो जब सब कुछ समाने हो गया तो वो इक्वल ही हो गया। इक्वल अगर होगा तो सिमिलर तो, ये रूम है, जितना इसका लेंथ है, जितना इसका ब्रेथ है, जितना इसका हाइट है, इसमें जितना बोर्ड लगा, बेंचेस लगा, पंखा लगा, सब हुबहू देख के बगल में एक और रूम बना दे तो क्या होगा, वो कॉन्ग्रुएंट होगा, सिमिलर होगा, वो क्या होगा। लेकिन इस रूम का जितना लेंथ है, जितना ब्रेथ है, जितना हाइट है, सिमिलैरिटी जब पढ़ाएंगे तब, छोटा एक रूम बनाएं लेकिन उसमें भी उतना ही छोटा छोटा पंखा लगा दें, उसमें भी उतना छोटा बोर्ड लगा दें, उसमें भी छोटा छोटा बेंचेस लगा दें, लेकिन क्वांटिटी वाइज सेम और सेम कलर भी करवा दें तो वो सिमिलर फिगर होगा। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब टू ट्राइंगल्स आर इक्वल एज वेल एज सिमिलर, इक्वल नहीं समझ में आया, इक्वल भी है और सिमिलर भी है। तो होता क्या है भैया कि प्रूफ करने के लिए, एगो ट्राइंगल का 6 पार्ट्स होता है, पहला ट्राइंगल बता रहे इसीलिए इतना टाइम लग रहा है, सेकंड से 2 मिनट में होगा, कि किसी भी दो ट्राइंगल का अगर आप कंपैरिजन कीजिएगा कि वो सिमिलर है या नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है, ये करने के लिए 6 पार्ट को नहीं देखना पड़ता है, कोई भी 3 को अगर आप इक्वल करके दिखा दीजिएगा, चाहे क्वेश्चन में दे देगा, चाहे करके दिखा दो और चाहे क्वेश्चन में दे दे, अगर वो इक्वल होगा तो दोनों ट्राइंगल हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। और उसके बाद जो आपका 3 को बचा रहेगा उसको आप खुद में खुद इक्वल कर दीजिएगा, बगल में लिख दीजिएगा सीपीसीटी। सीपीसीटी को बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट। तो व्हाट डू यू वांट टू से, आई वांट टू से 2
if two triangles are there, so congruency is a way to compare two triangles. In order to compare two triangles, you don't have to equate the all the 6 part. अगर कोई भी 3 पार्ट इक्वल हो गया तो वो दोनों सिमिलर सॉरी कॉन्ग्रुएंट, और प्रूफ करने के बाद अब 3 ठो को सीपीसीटी से इक्वल, मतलब प्रूफ करने के लिए 3 कंडीशन लगेगा और प्रूफ होने के बाद इसका मतलब क्या इनडायरेक्टली कि उसका 6 पार्ट्स, बस प्रूफ करने के लिए 3 लगता है, प्रूफ करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम मान ले कि बोलते हैं कोई आदमी का, वैसे होता नहीं, अब एग्जांपल कुछ तो देके समझाना पड़ेगा कि कोई 2 आदमी का हम कंपैरिजन कर रहे हैं, और अगर किसी 2 आदमी का कितना भैया प्रॉपर्टी हमको उससे मतलब नहीं है, जिसका बैंक बैलेंस ज्यादा है हम उसको बोलेंगे कि वही ज्यादा रिच है, जिसका बैंक बैलेंस ज्यादा है वही, तो मतलब उसका प्रॉपर्टी कितना हमको कोई मतलब, उसका पास कार कितना हमको कोई मतलब नहीं है। तो कोई भी 2 कॉन्ग्रुएंट को ट्राइंगल को प्रूफ करने के लिए हमको 6 को करके दिखाना नहीं है। अब कोई भी 3 को इक्वेट कर दीजिए, अगर कोई भी 3 इक्वेट हो गया तो ट्राइंगल हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब वो देखने में भी इक्वल है और सिमिलर भी है, और कॉन्ग्रुएंट होने का बाद क्या होगा, जो बचा हुआ 3 है जिसको आप अपना कंडीशन में यूज नहीं करें वो सीपीसीटी से, तो 3 आप प्रूफ करिएगा, कंडीशन को अप्लाई कीजिएगा और 3 ठो को इक्वल दिखाइएगा। कॉन्ग्रुएंट हो जाने के बाद 3 ठो अपने आप इक्वल हो जाएगा। बोलो क्लियर है? और ये एकदम लगेगा भयंकर। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, एस एस एस, एक्सियम मतलब होता कंडीशन। तो कौन सा कंडीशन लगाए हैं, दोनों ट्राइंगल का तीनों साइड आपस में इक्वल है, तो दोनों ट्राइंगल का हो गया कॉन्ग्रुएंट। कौन से एक्सियम से, सही है। और अगर वो प्रूफ हो गया कि वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो बचा हुआ तीनों एंगल आपस में बोलो थोड़ा सा क्लियर हुआ। थ्योरम अगेन, कॉन्ग्रुएंसी क्या सिलेबस में नहीं रे भाई, कॉन्ग्रुएंसी सब 8 में पढ़ा चुका है, जब तुम लोग कोरोना में जिंदा था, है ना। कोरोना में जब टाइम अपना बर्बाद कर रहा था उस समय कॉन्ग्रुएंसी था क्लास 8 में, जब तुम लोग छाप के पास हो रहा था। यहाँ पे इसका सिर्फ एप्लीकेशन है, तो हम तुम लोग को जो बता रहे 7-8 क्लास का कॉन्सेप्ट है। अब देखो, अगर किसी ट्राइंगल का, अब इतना देर नहीं लगेगा, अब स्पीड में जाएगा, ये वाला इसका बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, और ये दोनों एंगल आपस में अगर इक्वल है, मतलब आई एम सेइंग कि ट्राइंगल AB में, ABC में AB इक्वल है DE का, BC इक्वल है EF का, और एंगल ABC इक्वल टू ट्राइंगल DEF, सही बात। देन आई कैन से ट्राइंगल ABC is congruent to ट्राइंगल DEF। कौन सा एक्सियम लगाएं, 2 को साइड में इक्वल किए, साइड एंगल, और अगर ऐसा हो गया तो बचा हुआ तीनों अपने आप, ये वाला भाई साहब इसके बराबर हो जाएगा। क्या नाम होगा अगर 3 लेटर में लिखेंगे तो BAC इज इक्वल टू, सही बात। हाँ सर, अरे कुछ नहीं करेगा, EDF। दूसरा ये वाला जो है एंगल, जो लोग नहा के नहीं आता वो लोग ये करीब हो जाता है, तो नहा के अगर नहीं आएंगे तो तेरा पासू आएगा। और AC, और ये तीनों क्या होगा CPCT। तो 3 आप कंडीशन में लिखे हैं और 3 आपका CPCT से इक्वल, तो इनडायरेक्ट मीनिंग 6 पार्ट इक्वल होगा। तो देख लो, पहला वाला 12 मिनट लगा, दूसरा वाला 2 मिनट लगा। बोला आया कि नहीं आया? अब अगर हम बात करें कि भैया ऐसा अगर 2 को ट्राइंगल होगा कि ABC एंड DEF, तो बाबू अगर ये वाला इसके साथ इक्वल हो, ये वाला इसके साथ इक्वल हो, ये वाला एंगल इसके बराबर हो, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि देखो ये दोनों जो साइड आपस में इक्वल था उसी का साथ जो एंगल है, इस एंगल का नाम होता है इंक्लूडेड एंगल। मतलब जो दोनों साइड को आप बोल रहे इक्वल है उसी का बीच में जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं इंक्लूडेड। यहाँ तो इंक्लूडेड एंगल हम ले रहे हैं, यहाँ पे देखो ये होना चाहिए था लेकिन ये नहीं है, मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट, मतलब यहाँ पे जो एंगल यूज होगा ना दैट एंगल मस्ट बी इंक्लूडेड एंगल। जो दोनों साइड इक्वल है उसके साथ इंक्लूडेड वाला होना चाहिए। जब तुम्हारा कॉन्ग्रुएंसी ये सब कब देता है, जब ना कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर पढ़ा रहा होता है और तुमको 2 को क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि कॉन्ग्रुएंट है या नहीं पहचानो,
तो ये सब क्वेश्चन देता, तुम यस बोलेगा या नो। हम लोग का जो क्वेश्चन है उसमें कॉन्ग्रुएंसी क्वेश्चन में थ्योरम को प्रूव करने के लिए लगेगा, यूज करना पड़ेगा, नहीं समझ में आया तो वहां पे ये सब टाइप का क्वेश्चन नहीं आया। जो एंगल देगा वो इंक्लूडेड ही होगा हमेशा, जो एंगल देगा वो हमेशा इंक्लूडेड ही होगा। बोलो आया कि आंसर किया? अब आया थर्ड कंडीशन, SAS ABCDEF। लो बाबू, अगर एक तो ट्राइंगल दिया है ये और ये इसका बराबर है, ये इसका बराबर है, अच्छा दो ये ऐसे ऐसे बोले ना, ये ऐसे बोल रहे हैं, देखो क्या बोले, हाँ दो एंगल एक साइड। अगर ये वाला देख ध्यान से, ये एंगल रुक जा मेरा भाई इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, और ये वाला साइड, तो देख लो दो ठो साइड आपस में, सॉरी दो ठो एंगल आपस में इक्वल है, इसी को क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट है। यस ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट है, ऑब्वियसली। लेकिन कौन सा कंडीशन से? ASA। देख लो एंगल BAC इक्वल टू एंगल EDF, AB D ABC equal to DEF, then triangle ABC is congruent to triangle। बात है सिंपल सा सीधा सा कि प्रूफ करने के लिए भैया लगता है 3 कंडीशन, और प्रूफ करने के बाद जो बचा है उसको आप आपस में बोल दो इक्वल है। EF हाँ या ना? AC and ACB DFE। और हम लोग का जो थ्योरम में सब लगेगा ना वो यही हम लोग लगेगा कि हम लोग कोई भी, फिर से भैया कॉन्ग्रुएंसी इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस, कॉन्ग्रुएंसी विल बी यूज्ड इन द प्रूफ ऑफ ऑलमोस्ट ऑल जितना भी थ्योरम है, लगभग 2-3 को छोड़ के सब में कॉन्ग्रुएंसी का यूज होगा। नहीं समझ में आया? तो वहां पे ना प्रूफ करने के बाद जो CPCD लिख रहा है ना, इसी से काम होने वाला है। नहीं समझ में आया? प्रूफ और इसी से काम होने वाला है। बोलो क्लियर है? मतलब हम क्या है कि कोई दो चीज को हम इक्वल बोलना चाह रहे हैं कोई ट्राइंगल में, और हम बोल नहीं पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और उसका CPCD से उसको इक्वल बोलना चालू कर देंगे। तो सारा काम जो है प्रूफ करने के बाद CPCD का आएगा। बोलो क्लियर है? और सेम बात फिर से बोल देंगे, लो भैया एगो ट्राइंगल है ABC, लो भैया एगो और ट्राइंगल है DEF, लो बाबू ये वाला इसका बराबर है, ये वाला इसका बराबर है, ये वाला इसका बराबर है, नॉट कॉन्ग्रुएंट, नॉट द इंक्लूडेड साइड। जो साइड है वो दोनों जो एंगल इक्वल है उसको मिला के नहीं बन रहा है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो हम लोग जो साइड यूज किए, कौन सा साइड किए? इंक्लूडेड साइड। कैसा साइड? इंक्लूडेड साइड। और अगेन फिर से हम लोग अगर कॉन्ग्रुएंसी चैप्टर पढ़ रहे होते क्लास 8 में होते, जब कोरोना कट रहा था, तो फिर वहां पे इस सब टाइप क्वेश्चन दिया रहता है पहचानने वाले में। हमको पहचानना नहीं, हमको यूज करना है। मतलब जब भी कॉन्ग्रुएंसी हम लगाएंगे वो कॉन्ग्रुएंट यस ही आएगा, कॉन्ग्रुएंट नो नहीं आएगा। बोलो क्लियर है? चलो जल्दी से लिखो, एक तो RHS लिखेंगे, कॉन्ग्रुएंसी कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग 4th टाइप पढ़ने जा रहे हैं। देखो इधर, एक पढ़े हम लोग SSS, एक पढ़े हैं SAS, एक पढ़े हैं ASA, एक है RHS। क्या है? RHS बहुत कम थ्योरम में लगता है, लेकिन लगता है। देख लो ध्यान से देखना, अगर ये एक ट्राइंगल है, बात नहीं करो, और अगर मान ले ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, इसको बोलते हैं राइट एंगल। राइट एंगल का अपोजिट में होता है हाइपोटेनस, और S का मतलब साइड। हम लोग थर्ड कंडीशन पढ़ रहे हैं RHS, मतलब किसी एक ट्राइंगल का दूसरे ट्राइंगल के साथ दोनों में 90 है, तो दोनों का राइट एंगल इक्वल है। दोनों का राइट एंगल के अपोजिट में होता है हाइपोटेनस, दोनों का हाइपोटेनस भी इक्वल है। और थर्ड है साइड, दोनों में से कोई भी साइड, चाहे तो इसके साथ ये इक्वल है, चाहे इसके साथ ये इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
चाहे इसके साथ ये इक्वल है, चाहे इसके साथ ये इक्वल है, कोई फर्क, चाहे इसके साथ ये इक्वल है, कोई भी दो इक्वल है, कोई फर्क नहीं पड़ता, साइड कोई भी हो सकता है। तो एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी ई एफ, दोनों इक्वल है, दोनों 90 डिग्री है। सही बात। ए सी इक्वल है डी एफ के साथ, दोनों क्या है? हाइपोटेन्यूज। और दोनों में से कोई भी एक साइड जो तुमको अच्छा लगे, ए बी अगर डी के साथ एक का एक साइड का, तो दोनों ट्राइंगल जो होगा कॉन्ग्रुएंट होगा आर एच एस से। आर एच राइट एंगल हाइपोटेनस। अगर तुम ध्यान से, रुक जाओ नहीं, अगर तुम ध्यान से देखेगा तो तुम नोटिस कर पाएगा कि जो चीज लिखा हुआ है भैया उसमें आप एक साइड यूज किए। अरे भैया हाइपोटेनस भी तो एक साइड ही है, दूसरा भी आप साइड ही यूज किए, तीसरा आप एक एंगल यूज किए। तो ये देख के तो लग रहा है ए एस यही तो है, बट यहाँ पे एस ए एस नहीं लिख रहे हम, क्योंकि पर्टिकुलरली जो एंगल है वो इक्वल तो है लेकिन दोनों 90 है। इक्वल तो है लेकिन दोनों 90 है। जो साइड दो तो यूज हो रहा है उसमें से वन पेयर ऑफ साइड पर्टिकुलरली हाइपोटेनस है और एक साइड है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोले? आर। अगर दो ट्राइंगल है, ध्यान से नोटिस करके बोलना, ये इसका बराबर है, ये इसका बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है, ये भी 90, ये भी 90। अभी भी दोनों कॉन्ग्रुएंट है, बट इट इज ऐसे ऐसे बिकॉज जो दो साइड यूज हो रहा है दोनों में से एक पेयर हाइपोटेनस वाला नहीं है, दोनों में से एक पेयर, दोनों सिर्फ साइड है, हाइपोटेनस वाला नहीं है। मतलब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट तो है लेकिन आर एच से नहीं। इसका क्या मतलब है कि आर एच एस होने के लिए खाली 90 होना इज नॉट द कंडीशन, 90 भी यूज होना चाहिए और 90 के ऑपोजिट का दोनों, तभी हम उसको आर बोलो। क्लियर है? तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है ना, दो साइड एक एंगल, लेकिन एस ए बोल आया कि बाउंसर गया? अब किसी का दिमाग में आ रहा होगा कि भैया ए कहां गया? आप दो साइड एक एंगल यूज किए, एक साइड दो एंगल यूज किए, तीनों साइड यूज किए, और एस ए एस का ही एक्सटेंडेड पोर्शन आरएचएस है। आरएचएस को एक अलग कंडीशन नहीं है। अबे इसमें भी तो दो साइड एक एंगल ही ना ले रहा है, तो ये क्या होगा? एस ए एस। सिंस एंगल जो यूज हो रहा है पर्टिकुलरली 90 है, सिंस जो दो साइड यूज हो रहा है उसमें एक पेयर पर्टिकुलरली, इसीलिए आरएचएस नाम रख दिए। नाम रख दिए, चीज तो एक ही है, किसी को कोई दिक्कत? ए क्यों नहीं है? क्योंकि जब किसी ट्राइंगल का तीनों एंगल इक्वल होता है, हम लोग पढ़ेंगे, या फिर कोई दो एंगल आपस में इक्वल होता है, हम लोग पढ़ेंगे, वो सिमिलर होता है, कॉन्ग्रुएंट नहीं होता है। मतलब ए जब कंडीशन हम लोग पढ़ रहे होंगे उस समय हम लोग सिमिलैरिटी का बात कर रहे होंगे, और सिमिलैरिटी अपना सिलेबस में हो, चैप्टर 18 है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो कंडीशन का है तीन साइड इक्वल एस एस एस, दो साइड एक एंगल एस एस, एक साइड दो एंगल ए या फिर आर एच एस। होता क्या है कॉन्ग्रुएंसी? लास्ट बार बोल रहे, खत्म, जाएंगे पहला थ्योरम पढ़ने कि कॉन्ग्रुएंसी क्या है भैया? कॉन्ग्रुएंसी इज अ वे टू कंपेयर टू ट्राइंगल्स। द ट्राइंगल्स हैव 6 पार्ट्स. Out of the 6 parts of the two different triangle, any 3 parts of the triangle are equal. If then the two triangles are considered to be congruent. Two triangles are considered to be, and if they are congruent, then the remaining 3 parts will be automatically equal. Means all the 6 parts of the triangle, if they are congruent, are equal. But to prove congruent, all the 6 parts are not required. Only the any 3 part. But तीनों एंगल नहीं हो सकता है, क्योंकि तीनों एंगल क्लियर है? छापो। तो हम लोग फर्स्ट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी यहीं पे एंड मार रहे हैं।